नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो है, यह आपका जो है 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच होने वाला है। उसमें जो है, अगर जीके जीएस की बात करें तो 40 नंबर की जो है जीके जीएस आने वाली है। तो फ्रेंड्स, उसी को बेस मानकर ये वीडियो जो है बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा, उसके साथ में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, इसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। या और भी कोई प्रश्न आएगा, जैसे ये प्रश्न आ गया आपका अकबर के शासनकाल वाला, तो इसके साथ में जितने भी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको एक एक करके बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेंगे, परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक-एक करके विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार के कारोबार से संबंधित। किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आर्टिकल 77 आपसे पूछ ले, तो यह जो तो आपका होता है, भारत सरकार के सभी कार्यपालिकी संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और जो सभी निर्णय होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 78 जो है यह किससे संबंधित है, तो इसमें तुम्हारा जो है प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है कि विधान संबंधी सभी जानकारी राष्ट्रपति को दें। किसको दें? जानकारी जो है राष्ट्रपति को दें। विधान संबंधी जितनी भी जानकारी होंगी वह सभी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। यह जो टोडरमल थे, यह जो है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? राजस्व मंत्री। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है अकबर के जितने भी नवरत्न थे उन सबके बारे में एक एक करके विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बीरबल जो थे ये भी एक नवरत्न में से एक थे, तो इनका मूल नाम था महेश दास। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बीरबल जो हैं इनका मूल नाम क्या था? महेश दास था। यह अकबर के दरबार में प्रमुख सलाहकार थे। अगर आपसे पूछ ले कि अगले तुम्हारे नवरत्न कौन थे, तो तुम्हारे थे तानसेन। कौन थे? तानसेन। इनका मूल नाम था राम रतन पांडे। इनका भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? राम रतन पांडे। यह महान संगीतकार और गायक थे। यह ध्रुपद शैली में इन्हें महारत हासिल थी। किस शैली के गायक थे? ध्रुपद शैली के, ये भी याद रखना। एक हैं आपके अबुल फजल। इन्होंने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी जो है इसको लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। एक थे तो आपके फौजी। कौन थे? फैजी। फैजी। यह अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने लीलावती का जो है यह फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसमें किया था? लीलावती का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट हैं, एक आपके थे राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। यह अकबर की सेना में एक सेनापति थे। वे एक कुशल योद्धा और प्रशासक भी थे। क्या थे? कुशल योद्धा और प्रशासक भी थे। एक थे आपके टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। यह अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार की और भूमि माप की एक नई प्रणाली शुरू की। इनको जो है राजस्व प्रणाली का जनक माना जाता है। एक आपके थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। यह एक कवि और विद्वान थे। वे अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपके थे फकीर अजियाउद्दीन। यह अकबर के सलाहकार थे। और नवरत्न जो थे उनमें से जो 9वें नंबर के थे उनका नाम था
मुल्ला दो प्याजा। ये कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के सलाहकार थे। उन्हें भोजन में प्याज अधिक पसंद था, जिसके कारण उनका नाम यह पड़ा था मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा जो है यह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लू। क्या कहलाती है? लू। यह जो है गर्मियों में उत्तर भारत में बहुत तेजी से बहती है, इसी को लू कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि लू जो है और किस किस क्षेत्र में बहती है, तो यह जो लू है यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जो है बहुत तेजी से चलती है। यह गर्मियों के मौसम में चलने वाली एक गर्म, शुष्क और तेज हवा है। यह आमतौर पर मई और जून के महीनों में दोपहर के समय चलती है, जब तापमान बहुत अधिक होता है। लू चलने का अगर आपसे कारण पूछ ले, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आप बताओगे, या जो है गर्म शुष्क हवाएं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों से आती हैं, लू का कारण बनती हैं। निम्न वायुमंडलीय दबाव और उच्च तापमान भी लू चलने में योगदान करते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका एक प्रसिद्ध त्योहार है नुआखाई त्योहार। इसमें जो है नए चावल जो होते हैं उसका यह त्योहार होता है। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख त्योहार और मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। एक है आपका खीर भवानी मेला। यह लगता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु दर्शन मेला जो है यह कहाँ पर लगता है, तो यह लगता है लद्दाख में। कहाँ पर लगता है? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले कि नुआखाई त्योहार जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि खर्ची पूजा त्योहार जो है यह कहाँ होता है, तो यह त्रिपुरा में होता है। अगर लाई हरोबा पूछ ले तो यह भी आपका होता है त्रिपुरा में। अगर आपसे पूछ ले कि चापचार कूट त्योहार जो है यह कहाँ होता है, तो यह मिजोरम में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि पक्के या पक्का हार्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि हार्नबिल कहाँ होता है, तो यह नागालैंड में होता है। हार्नबिल जो है पक्षी का नाम है, उसी के नाम पर इस त्योहार का नाम पड़ा है हार्नबिल। अगर आपसे पूछ ले कि अम्बुबाची का मेला जो है यह कहाँ लगता है, तो असम में लगता है। अगर मंदिर पूछ ले तो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले गुड़ी पड़वा जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और जो है यह महाराष्ट्र के नए वर्ष का त्योहार है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र के नए वर्ष का त्योहार कौन सा है, तो हो जाएगा गुड़ी पड़वा। अगर आपसे पूछ ले कि बतुकम्मा कहाँ का है, तो तेलंगाना का हो जाएगा। और अगर बोनालू उत्सव पूछ ले तो यह भी तेलंगाना का हो जाएगा। अगर आपसे पुथांडू पूछ ले तो यह तमिलनाडु का है। यह भी नए वर्ष का त्योहार है, यह तमिल के नए वर्ष का त्योहार है, ये भी याद रखना। अगर उत्तरायण पूछ ले तो यह गुजरात का त्योहार हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले परी पली गज मेला कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अगर विशु पूछ ले तो यह केरल में होता है। यह भी मलयालम का नया साल है, नए साल का त्योहार है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह 13 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। कब से कब तक? 13 से 16 जनवरी तक। कितने दिन का त्योहार है? यह 4 दिन का त्योहार है, ये भी याद रखना है। इसको फसल त्योहार या हार्वेस्ट फेस्टिवल के भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट त्योहार है। अगर आपसे पूछ ले कि बाली यात्रा कहाँ का है या फिर धनु यात्रा, ये सब उड़ीसा के त्योहार है। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। अगर तमांग उत्सव पूछ ले तो यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। एक त्योहार के साथ में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट त्योहार हैं सबको जो है पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो है पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 28। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 28। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 26 जो है इसमें क्या है, तो इसमें जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है, प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। इससे धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अगर आपसे आर्टिकल 30 पूछ ले तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालित करने का अधिकार है। इसको अल्पसंख्यक वर्गों को। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 32 में क्या है, तो इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का कहा है। क्या कहा है? इसी को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ये भी याद रखना। और यही जो है आर्टिकल 32 इसी के तहत जो है 5 तरह की रिट जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 23 में क्या है, तो इसमें मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम व्यापार है। क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम व्यापार। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 24 में क्या है, तो इसमें बाल श्रम प्रतिषेध है। क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 39 में क्या है, तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन है। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आपसे आर्टिकल 39A में पूछ ले क्या है, तो इसमें है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। इसको जो है कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब? 1976 में जोड़ा गया है इसको। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया आर्टिकल 40 में क्या है, तो उसमें पंचायतों का गठन हो जाएगा। अगर आर्टिकल 43 का भी पूछ ले तो इसमें हो जाएगा सहकारी समिति का गठन। क्या हो जाएगा? सहकारी समिति का गठन। अगर पूछ ले कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 97वें संविधान संशोधन 2011 में। कब हुआ था? 97वें संविधान संशोधन 2011 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। इसमें जो है समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है यह संविधान द्वारा लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ये 2024 में लागू हुआ है। और अगर पुर्तगालियों द्वारा पूछ ले लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 48A में क्या है, तो इसमें राज्य जो है पर्यावरण संबंधी संरक्षण करेगा। क्या है? राज्य पर्यावरण संबंधी संरक्षण करेगा। यह जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 50 में क्या है, तो इसमें जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संगठन की प्रणाली तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेजली। किसने तैयार की थी? लॉर्ड वेलेजली। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो है हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो लॉर्ड वेलेजली है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इसका कार्यकाल रहा है 1798 से लेकर 1805 तक। कब से? 1798 से लेकर 1805 तक। ये भी याद रखना। ये जो है यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? कि हम जो है बंगाल के शेर हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है पहला राज्य अगर आपसे पूछ ले तो हैदराबाद है। कौन सा है? हैदराबाद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। और जो है इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकरों ने। इन्हीं के समय जो है लॉर्ड वेलेजली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह 1799 में हुआ था। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। किसकी मौत हुई थी? टीपू सुल्तान की। इसी के समय जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाते हैं।
जो आपके पेपर हो रहे हैं इनके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में जो भविष्य में होने वाले पेपर हैं उनके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग भी जो है बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कार्यकाल रहा है 1828 से लेकर 1833 तक। 28 से लेकर 33 तक। इसने जो है 1929 में इसने जो है 1929 नहीं, इसको जो है करेक्शन कर लीजिए 1829। कब हो जाएगा? 1829 में सती प्रथा पर बैन जो है लगाया था। अगर पूछ ले किसके साथ मिलकर लगाया था तो इसने जो है राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लगाया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा पर बैन कब लगाया गया था, तो 1829 में। कब? 1829 में। किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसी के समय। उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वह भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो यह भी तुम्हारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के समय 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले कहाँ हुई थी, तो यह कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसी के समय जो है अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हुई थी। कब हुई थी? 1835 में। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसका अगर कार्यकाल पूछ लें तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1856 से लेकर 62 तक। कब से? 1856 से लेकर 62 तक। इसी के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। कब आता है? 1856 में। कब आता है? 1856 में। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन कई बार पूछता है परीक्षा में कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यह आपका था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो यह भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय जो है 1859 में नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1857 की जो है स्वतंत्रता क्रांति के बाद में जो है विद्रोह कौन सा हुआ था, तो तुम्हारा विद्रोह हुआ था नील विद्रोह। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? डलहौजी। इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो 1848 से 56 तक रहा है। 1848 से लेकर 56 तक। इसी के समय जो है 16 अप्रैल 1853 भारत में रेल सेवा प्रारंभ होती है। 34 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी जो है मुंबई से थाने तक। कितनी? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी जो है यह ट्रेन तय करती है। इसी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हड़प नीति अपनाने वाला कौन सा गवर्नर था, तो तुम्हारा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसी के तहत जो है पहला राज्य जो था वह सतारा था, और अंतिम अवध जो था तुम्हारा कुशासन का आरोप लगाकर इसको जो हड़प लिया गया था। ठीक है। पहला राज्य सतारा था, अंतिम था अवध। कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसको हड़प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पाथिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लो आदिगल। किसके द्वारा लिखा गया है? इंग्लो आदिगल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम प्राचीन साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और परीक्षा में यह पुस्तकें जो है कई बार पूछी गई हैं, तो आप लोग जो है इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अष्टधाई जो है या किसकी लिए पुस्तक है, यह पाणिनि की पुस्तक हो जाएगी। यह संस्कृत की प्रथम पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मेघदूतम जो है यह किसकी रचना है, तो यह कालिदास की हो जाएगी। अगर नागानंद पूछ ले तो यह हर्षवर्धन की हो जाएगी। अगर आपसे रत्नावली पूछ ले तो यह भी हर्षवर्धन की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि बृहत संहिता किसकी है, तो यह वराह मिहिर की हो जाएगी। और अगर मालती माधव पूछ ले तो यह भवभूति की हो जाएगी। किसकी? भवभूति की। अगर आपसे पूछ लें कि सूर्य सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह आर्यभट्ट के द्वारा हो जाएगी। अगर गीत गोविंद पूछ ले तो यह जयदेव के द्वारा हो जाएगी। अगर आपसे राज तरंगिणी पूछ ले तो कल्हड़ के द्वारा हो जाएगी।
और जो है नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक भरत मुनि हैं। कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नु, इसके लेखक हैं तुम्हारे नागसेन। और अगर महाभारत से पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। अगर बुद्ध चरित पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। याद रखने का तरीका है, अश्व जो होता है उसके पास बुद्धि बहुत होती है, तो बुद्ध चरित अश्वघोष। अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा राक्षस तो इसके लेखक हैं विशाखदत्त। और अगर ऋतु संहारम पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे कालिदास, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर प्रियदर्शिका पूछ ले तो इसके लेखक हर्षवर्धन हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि पंचतंत्र जो है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगर आपसे प्रयाग प्रशस्ति पूछ ले तो इसके लेखक हरिशेण हो जाएंगे। और अगर कथा सरित सागर पूछ ले तो इसके लेखक सोमदेव हो जाएंगे। अगर इंडिका पूछ ले तो इसके लेखक मेगस्थनीद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीद। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं शूद्रक। और अगर पूछ ले कि रस रत्नाकर जो है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन के साथ में हमने जो है प्राचीन साहित्य की जितनी भी पुस्तकें थी उन सबको जो है डिस्कस कर लिया है। अगर अब परीक्षा में आपका कोई प्रश्न यहाँ से बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1707, 1307 या फिर 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देवगिरी में। किसमें हुआ था? देवगिरी में। अब इस क्वेश्चन के साथ में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले इसका कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा है तो इसका कार्यकाल जो है यह 1296 से 1316 तक रहा है। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक। अगर आपसे पूछ ले कि इसके पिता का नाम क्या था तो इसके पिता का नाम था शहाबुद्दीन। क्या था? शहाबुद्दीन खिलजी। अगर पूछ ले कि इसकी पत्नी का नाम क्या था तो इसकी पत्नी का नाम था मलिका ए जहां। क्या नाम था? मलिका ए जहां। इसका जो सपना था, इसका सपना था विश्व विजेता बनना। क्या सपना था इसका? विश्व विजेता बनना और नवीन धर्म चलाना। इसने जो है 1296 ईस्वी में अपने चाचा से गले मिलते समय जो है सैनिकों से जो है उनकी हत्या करवा दी थी। किसकी? चाचा की। चाचा कौन थे इसके? इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो इसके चाचा थे इसकी जो है इन्होंने हत्या करवा दी थी। इसके जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में जो है कई बार पूछे गए हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसका जो है एक अभियान था, उसका नाम है गुजरात अभियान। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गुजरात अभियान कब हुआ था? यह तुम्हारा जो है 1298 से 99 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1298-99 ईस्वी में। इसी में जो है इसने जो है मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक कफूर जो था इसी को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसको जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी भी कहा जाता था, ये भी याद रखना। उसके बाद में इसका एक अभियान था, उसका नाम था रणथंभौर अभियान। यह कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। इसी का एक अभियान है चित्तौड़ अभियान। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। इसी का एक अभियान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है राजा जो थे इनका नाम था राजा रावल रत्न सिंह। कौन थे? राजा रावल रत्न सिंह। इनकी पत्नी थी पद्मिनी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक इनका अभियान था मारवाड़ अभियान। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। अब जो है इसके कुछ दक्षिण भारत के अभियान हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए हैं इन सबका नेतृत्व किया है मलिक कफूर ने। किसने किया है? मलिक कफूर ने। अगर आपसे पूछ ले कि देवगिरी आक्रमण जो है यह कब हुआ था? 1307-8 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1307-8 ईस्वी में। यही जो आपका है यही दक्षिण भारत का जो है पहला अभियान था। इसमें अगर राजा पूछ ले कौन थे तो इसमें राजा थे यहाँ पर रामचंद्र देव। कौन थे? राजा रामचंद्र देव। इसी का एक अभियान था दक्षिण भारत का तेलंगाना व वारंगल विजय। यह हुआ था 1309 या फिर 10 ईस्वी में। कब हुआ था? 1309-10 ईस्वी में। यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने जो है
डैश की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्र न्यायपालिका की। किसकी स्थापना की है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की जो है भारतीय संविधान ने स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारतीय न्यायपालिका है यह किस प्रकार की है, तो यह आपकी जो है स्वतंत्र, एकीकृत तथा शंकु आकार की है। किस प्रकार की है? स्वतंत्र, एकीकृत तथा शंकु आकार की है। और जो है अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करें तो एक जो है 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत जो है 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कब होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद जो है 1800 ईस्वी में मद्रास या फिर चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद में 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद में 1861 ईस्वी में एक एक्ट पारित होता है जिसके तहत 1862 ईस्वी में तीनों सर्वोच्च न्यायालयों को हाई कोर्ट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? हाई कोर्ट। उसके बाद में एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम आता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है? 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। उसके बाद में 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किसकी? इसी संघीय न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। कब? 28 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ ले कि इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगर वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान में इसके जो है हमारे 52वें नंबर पे चल रहे हैं बी.आर. गवई। कौन है? बी.आर. गवई। ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पल्लव। पल्लव वंश जो था इसी के समय जो है दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सबका विकास हुआ था। इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रमुख मंदिर हैं उन सबको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है यह कहाँ पर है, तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यह जो मंदिर है यह राष्ट्रकूटकालीन मंदिर है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में। कब करवाया था? कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में। यह जो मंदिर है आपका यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। यह जो द्रविड़ शैली है याद रखना यह जो है दक्षिण भारत में फेमस है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं ज़्यादातर ये सब द्रविड़ शैली में बनाए हुए हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं ये सब तुम्हारे जो होते हैं नागर शैली में होते हैं। कौन सी शैली में? नागर शैली में। और जो बीच वाली जो भारत बचा है आपका यहाँ पर जो मंदिर होते हैं ये तुम्हारे बेसर शैली में होते हैं। कहाँ? किस शैली में? बेसर शैली में। बेसर शैली जो होती है या नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का जो है मिला जुला रूप होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। यह मंदिर जो है यह 5 मंदिरों का समूह है और यह माउंट आबू, सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिला राजस्थान में। इसको विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। यह मंदिर जो है जैन धर्म को समर्पित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर। यह जो मंदिर है यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। अगला मंदिर है दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। यह मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुप्त काल में बना था, ये भी याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
गुप्त इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है? तो देवगढ़, या जो हो जाएगा दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसकी अगर शैली पूछ लें तो द्रविड़ शैली है। कौन सी? द्रविड़ शैली है, यानी दक्षिण भारत का मंदिर है। नेक्स्ट है कामाख्या देवी मंदिर। कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। इसी में जो है योनि की पूजा होती है, ये भी याद रखना। किसकी पूजा होती है? योनि की पूजा होती है। अगला मंदिर है सूर्य मंदिर। कहाँ पर है? क्या तुम्हारा कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। इसी को ब्लैक पैगोडा या फिर सन टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? सन टेम्पल। ये भी याद रखना। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। गंग वंश का शासक था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने गंग वंश का शासक था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पर है? यह तंजौर तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। किसने? चोल शासक राजा राज प्रथम ने। इसकी शैली जो है द्रविड़ शैली है। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में। इसकी शैली अगर पूछने तो नागर शैली में निर्मित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो इसका निर्माण करवाया था कलिंग का शासक चोट गंगदेव ने। किसने? यह कलिंग का शासक था, इसी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जीव को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पक्षी वर्ग। किसको? पक्षी वर्ग जो है इनको एबीज के रूप में भी जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो पक्षी वर्ग होते हैं ये किस प्रकार के प्राणी होते हैं, तो यह तुम्हारे समतापी प्राणी होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा समतापी प्राणी है, तो पक्षी वर्ग जो होते हैं सभी समतापी प्राणी होते हैं। इनका अगर हृदय या फिर चैम्बर पूछ ले तो 4 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पक्षी वर्ग होते हैं इनका हृदय जो होता है कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय होता है, याद रखना। ये जो श्वसन करते हैं या फेफड़ों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पक्षी जो है श्वसन किस प्रकार से करते हैं, तो फेफड़ों द्वारा। नेक्स्ट है सरीसृप, या इन्हीं को रेप्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल। यह असमतापी जंतु होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? असमतापी होते हैं। इनमें अगर पूछ ले कि श्वसन जो है किस प्रकार होता है, श्वसन ये भी तुम्हारा जो है फेफड़ों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ों द्वारा। इनका अगर पूछ ले हृदय जो है कितने कक्षीय होता है, तो इनका हृदय जो होता है या 4 कक्षीय होता है। या हृदय इनका जो होता है 3 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय? 3 कक्षीय। किसका होता है? जो सरीसृप होते हैं इनका हृदय जो होता है या 3 कक्षीय होता है, याद रखना। लेकिन इसमें जो एक होता है अपवाद होता है मगरमच्छ, इसका जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है, ये भी याद रखना। मगरमच्छ जो है इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, अपवाद है तुम्हारा। ये जो जंतु होते हैं ये सभी तुम्हारे जो है अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। सभी जो होते हैं अंडे देने वाले होते हैं, ये भी याद रखना। अगर उदाहरण आपसे पूछ ले कौन कौन होगा इसमें, कछुआ आ जाएगा, सांप आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, मगरमच्छ आ जाएगा। ये सब जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं। अगला है उभयचर, या फिर इसी को एम्फीबिया भी कहते हैं। यह जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। कहाँ कहाँ? जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनका जो हृदय होता है या फिर जो होता है इनका 3 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय। इनमें जो श्वसन होता है यह क्लोन अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। क्लोन अथवा फेफड़ों द्वारा। क्लोन का मतलब होता है यहाँ पर गलफड़। ठीक है। इनमें उदाहरण आ जाएगा तुम्हारा मेढक आ जाएगा, सैलामेंडर आ जाएगा, टोड आ जाएगा। ये सब जो है उभयचर वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मत्स्य वर्ग। इनका अगर आपसे श्वसन पूछ ले तो यह श्वसन करते हैं गलफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा। पानी में जो होता है तुम्हारा जल जो होता है H2O, इसी के अंदर जो होता है घुलित ऑक्सीजन, उसी का प्रयोग करके ये जिंदा रहते हैं। इनका अगर हृदय पूछ ले तो 2 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय। याद रखना, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मत्स्य वर्ग का जो हृदय होता है कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय। इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय क्यों होता है? क्योंकि इनको जो है तैरना होता है वहाँ पे, इसीलिए इनका शरीर धारा रेखीय होता है।
अगर आपसे पूछ ले कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा तारपीडो, एक हो जाएगा स्टिंगरे, शार्क हो जाएगा, रेहू या फिर डॉगफिश हो जाएगा। ये सभी जितनी मछलियाँ आती हैं ये सभी इसी में आती हैं। अगर आपसे पूछ ले या जो स्तनपायी मैमल्स होते हैं ये सभी समतापी प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी प्राणी होते हैं। और इनका जो हृदय होता है यह 4 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। इसमें जो होता है 4 कक्षीय होता है। ऊपर वाले जो होते हैं अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, ठीक है? और 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, यही जो होते हैं 1 2 3 4 ये होते हैं 4 कक्षीय। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें, क्योंकि परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे।